आ जाओ नेक्स्ट अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। अपन पार्ट नंबर 14 देख रहे हैं यूपीएससी का, ठीक है, मतलब पार्ट नंबर 14 देख रहे हैं यूपीएससी। इसके अंदर नेक्स्ट देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ यूपीएससी, आर्टिकल नंबर 320। अब देखो पहले तो आर्टिकल याद रख लो, ये 420 नहीं है, ये 320 है। मतलब यूपीएससी के फंक्शंस ईमानदारी भरे पूर्ण है, बिल्कुल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपनी इम्पार्शलिटी इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है। तो 420 का तो भैया सवाल ही नहीं है यूपीएससी के अंदर, ठीक है। बहुत बड़ी उम्मीद है आजकल आज की युवा के लिए यूपीएससी। तो इसलिए अपन जैसे देख रहे हैं क्या कि 420 नहीं होती जैसे अदर पीसीएस कमीशन के अंदर होता है, यहाँ 320 है, ऐसे अपन को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है किसके लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, सेंट्रल सर्विसेज के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस में क्या फर्क है, तो ये अलग से सर्विसेज अंडर यूनियन अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा सारा, ठीक है। फिर यूनियन टेरिटरीज में जैसे जो पहले यूनियन टेरिटरी जैसे एगमुट, एगमुट कैडर में क्या होता है, ए से अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा, एम से अपने मिजोरम, ठीक है ना। फिर ये पहले यूनियन टेरिटरी थे, फिर अब आज स्टेटहुड है, तो इनका ये अलग से कैडर है, एगमुट कैडर बोला जाता है। तब आप यूपीएससी में जैसे प्री क्लियर हो जाएगा, नहीं मेंस क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू अपन देते हैं तो डीएफ भरा जाता है, उसके अंदर प्रेफरेंस बढ़नी पड़ती है अपन को किस स्टेट कैडर में अपन को जाना है, तो मौका मिलेगा आपको। फिर अपन देखते हैं दानिक सर्विसेज, दानिक सर्विसेज का ये यूटी के लिए है, तो डी से दिल्ली है, ए से अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है ना। सिविल सर्विसेज डानिक्स, DANICS बोलते हैं इसको, डानिक्स, ठीक है। डानिक्स तो एगमुट और डानिक पता होना चाहिए आप लोगों के बारे, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है। डानिक्स, तो डानिक्स में टोटल 4 यूनियन टेरिटरी आती है अपनी, ठीक है। कौन कौन सी, जैसे अपन देख लेते हैं, डी से मैंने बताया दिल्ली आती है इसके अंदर, ठीक है। अंडमान निकोबार, ठीक है, एक अपने ये लक्षद्वीप और एक अपने दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, एक ही हो गई यूनियन टेरिटरी 2020 से, ठीक है। ये अपन को ध्यान में रखना, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 यूनियन टेरिटरीज डानिक के अंदर में आती हैं। फिर 4 बच गई, टोटल 8 यूनियन टेरिटरी अपने, 4 ऐसी जो नहीं आती हैं, लेकिन एक देखो आजकल 5 में इसमें आप नाम जोड़ सकते हो, चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ के अंदर आजकल डानिक सर्विसेज की पोस्टिंग होने लगी। फिर जो 3 जो डानिक के अंदर नहीं आती यूनियन टेरिटरी जिनका सेपरेट कैडर है, तो देखो ऊपर से देख लेते कौन कौन सी बच गई। एक तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एक आ गया, ठीक है ना। मतलब एक और, मतलब एक यूनियन टेरिटरी तो अपने जम्मू एंड कश्मीर हो गई, दूसरी लद्दाख हो गई, 2 तो ये आ गई, 3 नाम बताने ना मेरे को टोटल। और तीसरा अपने हो गया ये दिल्ली आ गया, पौंडीचेरी, ठीक है ना। पौंडीचेरी का अलग कैडर अपन डीएफ में पढ़ते तो आता है, ठीक, ठीक है ना। तो ये 3 अलग हो गए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पौंडीचेरी का अलग कैडर है, और ये कंबाइंड कैडर ये डानिक के अंदर यूनियन टेरिटरीज का है। चंडीगढ़ पहले डानिक में नहीं आता था, लेकिन पिछले कुछ गत वर्षों से ये अब आने लगा। पहले क्या है, पंजाब एंड हरियाणा कैडर के अंदर ही से ही इसमें जाते थे चंडीगढ़ में, लेकिन आज डानिक सर्विसेज वाली पोस्टिंग चंडीगढ़ में मिलती है। इन 3 का सेपरेट कैडर है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पौंडीचेरी। तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज होगी ना अपनी, 4 क्लियर, 5 50-50 और 3 वो 8, ठीक है। ऐसे ही है, तो इनके लिए अपन को एग्जाम क्रिएट कराना यूपीएससी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा है एग्जाम क्रिएट कराना, ऐसा एग्जाम जिसमें कि स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, और जो ऐसा एग्जाम जो जॉइंट रिक्रूटमेंट के रूप में 2 या 2 से ज़्यादा राज्य की रिक्वेस्ट पे होना है। तो ऐसे एग्जाम के लिए क्या करता है यूपीएससी, पूरा सिलेबस डिजाइन करना, स्कीम ऑफ एग्जाम डिजाइन करना, पेपर वगैरह सेट करना, ये सारा यूपीएससी करता है, ठीक है। स्पेशल क्वालिफिकेशन जिस एग्जाम के लिए चाहिए और रिक्वेस्ट पे। फिर अपन जैसे देखते हैं, तो इस तरह से ये गार्ड ऑफ मेरिट सिस्टम है, ठीक है। गार्ड ऑफ मेरिट सिस्टम की होनहारी निकलता है, फिल्ट्रेशन। यूपीएससी सिलेक्शन नहीं करता है, यूपीएससी फिल्टर करता है कि जो अयोग्य नहीं है, मतलब जो अयोग्य है उनको बाहर करो, तो फिर वो अपने आप जो योग्य है वो आपको दिख जाएंगे, छटनी होती है यहाँ तो, ठीक है। तो गार्ड ऑफ मेरिट सिस्टम। फिर गाइडेंस, स्टेट को गाइड करता है, गवर्नर जो रिक्वेस्ट करे, और किसी स्टेट ने कोई माना कि आप मांगा कि हमें सजेस्ट करो, गाइड करो, तो गवर्नर की रिक्वेस्ट पे तो गाइड किया जाएगा, लेकिन गाइड करने से पहले राष्ट्रपति से अप्रूवल हम लेंगे, क्योंकि हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की अप्रूवल से जो भी आपने गाइडेंस मांगा है गवर्नर ने, जिस स्टेट ने, वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो जी फॉर गाइडेंस, जी फॉर गवर्नर, लेकिन किसके अप्रूवल के बाद, राष्ट्रपति की अप्रूवल के बाद। फिर कंसल्ट, ठीक है ना। डीओपी कंसल्ट करता है, मतलब गवर्नमेंट कंसल्ट करती है यूपीएससी किन किन मामलों में प्रमोशन, ठीक है, सिविल सर्विस में आईसीएस में सेलेक्ट होने के बाद प्रमोशन होंगे, तो ये ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर ये रूटीन ट्रांसफर में नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आज आप राशन कैडर आपको मिला और जयपुर से आपका ट्रांसफर हो रहा है जैसलमेर में, तो ये ट्रांसफर में आपकी यूपीएससी से सलाह नहीं, ये वो ट्रांसफर नहीं है। ये ट्रांसफर क्या है, सर्विसेज का ट्रांसफर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी आईपीएस थे और फिर आपका आईएएस में सिलेक्शन होता है, तो सर्विस ट्रांसफर हो रही है, कैडर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यूपीएससी से सलाह ली जाती है क्या योग्य है कि भेज जाने के लिए। आईआरएस से बने आप, आईआरएस से आईपीएस में जा रहे हैं, तो ये
ये वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग ट्रांसफर होना नहीं, सर्विस ट्रांसफर हो रही है। तो फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट में लिया, पूजा खेड़कर, ठीक है, टर्मिनेट हुए, डिसिप्लिनरी 16 17 कार्रवाई होनी है तो उनके तहत। फिर अवार्ड फॉर इंजरी ड्यूरिंग सर्विसेज क्या है कि सर्विस करते समय कोई आपकी इंजरी हो गई, अब जैसे सर्विस से आपका आप अलग हो रहे हो उस इंजरी के कारण, तो फिर वो जो एक आपको अवार्ड मिलना है कहने के रूप में, जो पेंशन जो मिलनी है, ठीक है, तो वो ये इसमें यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है, ठीक है। खास तौर पे जैसे जो अपने ये होती हैं सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज जो यूपीएससी से ही नियुक्त होकर आते हैं, उनके मामले में ये चीज़ है, ठीक है ना, ये है। और फिर क्या है, डिसीजन विदाउट कंसल्ट भी वैलिड है कि गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट होता है डीओपी ने कोई डिसीजन ले लिया और वो कंसल्ट नहीं किया गया यूपीएससी से, तो भी वो डिसीजन फाइनल मतलब वैलिड माना जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि कंसल्ट नहीं लिया तो उसके बाद वैलिड होगा। फिर ये क्या है, ये रिपोर्ट सबमिट करता है यूपीएससी राष्ट्रपति को एनुअल, और फिर वो संसद में रखी जाती है, ठीक है ना। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक ये ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, एक चीज़ समझो कि जितने भी सिविल सर्विस में यूपीएससी से जो भी सेलेक्ट होता है वो ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है, ठीक है ना। सारे सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज जो यूपीएससी से सिलेक्शन होता है, जैसे अपन देखते हैं एनडीए सीडीएस, तो वो जो सारा सिलेक्शन है, तो वो सारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं जो यूपीएससी सिलेक्शन पाते हैं वो ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे जब किसी भी सिविल सर्वेंट को हटाया जा सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जब अपन आर्टिकल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ऑल सिविल सर्वेंट्स वर्क ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब चाहे सिविल सर्वेंट्स को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ बस सिविल सर्वेंट को हटाने में ये बात है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे वाली अथॉरिटी कोई नहीं हटा सकता। जैसे यूपीएससी जो सिलेक्ट होकर आए हैं उनको प्रेसिडेंट से नीचे कोई अथॉरिटी नहीं हटा सकती, मतलब गवर्नर नहीं हटा सकता। गवर्नर से जो सिलेक्ट होकर आते हैं पीसीएस, जैसे आरपीएस जो से एग्जाम से जो भी सिलेक्ट होकर आता है, तो वो गवर्नर के ही हस्ताक्षर से उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है, या गवर्नर ने किसी को एम्पावर कर रखा है, ऑथराइज कर रखा है, तो उनके साइन से उस अथॉरिटी का लेटर आता है। तो उस गवर्नर से नीचे कोई अथॉरिटी नहीं हटा सकती, कहने वाला अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे कोई अथॉरिटी किसी भी एग्जाम में कैडर में नहीं हटा सकती किसी बंदे को, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ है ये, तो ये तो अपन ने देख लिया फंक्शंस, ठीक है ना, कंसर्न और रिपोर्ट। फिर देखो एक क्या है, ये एक्सक्लूजन लिखा हुआ है कि एक्सक्लूजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस अदर पोस्ट एंड सर्विस मैटर्स, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, जैसे आज अपन देखते हैं, जैसे यूपीएससी अपन जैसे देखते हैं कि भाई है इंस्टीट्यूशन है, अभी फंक्शन मैंने बताया कि एग्जाम कंडक्ट करना ऑल इंडिया सर्विस सिविल सर्विस ड्यूटी के लिए, ठीक है, सर्विसेज। फिर सर्विस मैटर्स में जैसे अपन ने देखा पेंशन देना, डिसिप्लिनरी एक्शन, प्रमोशंस मामले में, उसमें इंटर सर्विस ट्रांसफर उसके अंदर। अब इनमें से किसी भी एक सर्विस को हटाना है, ठीक है ना, यहाँ एक्सक्लूजन लिखा हुआ है। यूपीएससी के दायरे में कोई भी पोस्ट, जैसे भी अपन ने देखा, उन पोस्टों को हटाना, सर्विसेज को हटाना, मैटर्स को हटाना, तो इनको हटाने के लिए रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, संकल्प लाना पड़ेगा, और वो राष्ट्रपति ला सकता है। और ये कॉन्सेप्ट लागू होता है पीसीएस के मामले में, वहाँ गवर्नर ला सकता है रिजोल्यूशन। लेकिन ऐसा कोई भी रिजोल्यूशन जब राष्ट्रपति लाएगा तो लाने के बाद वो जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल संसद में रखा जाएगा, और कम से कम 14 दिन तक संसद उसमें विचार करेगी। और अगर वो गवर्नर के द्वारा लिए लाया जा रहा है पीसीएससी के मामले में, पीएससी के मामले में, तो वो संबंधित राज्य के विधानमंडल के अंदर कम से कम 14 दिन तक के लिए रखा जाएगा। उसमें डिस्कशन होएगा कम से कम 14 दिन कि ये राष्ट्रपति ने जो ये लिया है डिसीजन, जो रिजोल्यूशन बनाया है, तो ये क्या सही है गलत है, और फिर संसद उसके अंदर चेंज कर सकती है जैसा चाहे, ठीक है ना। पार्लियामेंट इसके अंदर चेंज कर सकती है पूरा। ये आर्टिकल 320 फंक्शंस में ही मेंशन है अपने यूपीएससी के बेयर एक्ट में, पढ़ो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कैसा किया है, फॉर एग्जांपल प्रोविजंस रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज इन प्रिंसली स्टेट्स, तो वहाँ इंपीरियल सर्विस कमीशन अलग से, उनको अलग से वरीयता दी जानी थी, कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऐसे, तो वो खत्म कर दिया अपन ने, क्योंकि फेडरल सर्विसेज था। तो ये 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, ट्रांजिशन के दौर में से अपना देश गुजर रहा था, तब राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियाँ दी गई थी, ठीक है ना। और आज भी कभी जरूरत पड़े ऐसी तो ये सब किया जा सकता है। कोई पोस्ट को एक्सक्लूड करना है, सर्विस मैटर्स को किसी भी तरह का, तो ये किया जा सकता है, राष्ट्रपति संकल्प लाके कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। राष्ट्रपति रिजोल्यूशन लाके कर सकते हैं, और गवर्नर पीएससी के मामले में कर सकते हैं, समझ गए। तो ये इतनी चीज़ है। फिर एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शन ऑफ पब्लिक, एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शन ऑफ यूपीएससी, जैसे अपन ने बोल दिया कि भाई आपको नेपाल के लिए भी एग्जाम कंडक्ट कराना है, वहाँ के लिए ट्रेनिंग देती है बाकायदा सरकार, भूटान के लिए आपको करवाना है,
तो ये जुडिक्शन का विस्तार किया तो वो कौन करती है, वो संसद करती है आर्टिकल 321 के तहत, ना कि राष्ट्रपति, संसद, ठीक है ना। तो जहां प्रेसिडेंट लिखा हुआ प्रेसिडेंट, यहाँ लिखा हुआ यहाँ एक्सक्लूजन। आप देखो एक्सक्लूजन कौन करेगा, रेजोल्यूशन के द्वारा, राष्ट्रपति, रेजोल्यूशन संकल्प लाया जाएगा। और एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शन कौन करेगा, ये संसद करेगी, ठीक है। ऐसे ये जो है ना, ये एक्सटेंशन, ये एक्ट बन के होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं, एक्ट जो यूपीएससी का सर्विस एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एक्ट है उसमें चेंज करके ऐसे। तो एक्सक्लूजन इज डन बाय प्रेसिडेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शन इज डन बाय पार्लियामेंट। तो एक एक वर्ड याद रख लो, एक्सक्लूजन प्रेसिडेंट, एक्सटेंशन पार्लियामेंट, गोली घट याद होना चाहिए ये। जैसे मैंने फंडामेंटल राइट से पूछा था कि फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन और फंडामेंटल राइट के अंदर किसी भी तरह का चेंज है वो कौन करता है, मुझे बताओ, देखिए एक बार कमेंट करके बताओ, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कौन करता है और फंडामेंटल राइट्स को चेंज कौन करता है, ठीक है। वही आंसर आएंगे इसी तरह, यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति या संसद है ना, उसके वैसे आंसर है। फिर अपन देखते हैं यूपीएससी के बारे में देखा तो फिर क्या फंक्शन देख लिया। अब कमियां क्या है कि एक तो रिजर्वेशन पॉलिसी पे कोई कंट्रोल नहीं है यूपीएससी का, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ग्रेड सी एंड डी के लिए कोई एग्जाम नहीं करती, वो यूपीएससी करती है। देखो एसएससी करती है, देखो बता दूं, अपने ग्रुप ए एंड बी के लिए क्या होता है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है सारे, ठीक है। और ग्रेड सी एंड डी के लिए जैसे जो है ये सारे अपने एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो ऐसे हमको ध्यान में रखना। फिर बोर्ड्स जैसे जो होते हैं, खादी बोर्ड वगैरह, कमीशन जैसे जो होते हैं, एनएचआरसी वगैरह, ये ट्राइब्यूनल्स जैसे जो होते हैं, अभी अपन अगला पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल्स ही हैं। फॉरेन मिशंस जैसे जो जाते हैं अब्रॉड, उनमें यूपीएससी का किसी भी तरह का ना तो कोई अपॉइंटमेंट होता है, ना उससे किसी भी तरह की सलाह वगैरह ली जाती है। बोर्ड वगैरह में नियुक्ति होती है, जैसे अपने पीएसयूज हैं बड़े बड़े, जिसमें अपन जैसे देखते हैं मणिरत्न, महारत्न, उनमें कोई भी रिक्रूटमेंट यूपीएससी की तरफ से नहीं है, तो ये एक लिमिटेशन है। समझ गए ना, तो ये चीज़ अपन को समझनी। फिर एक हम देखते हैं, कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, ठीक है, कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो आर्टिकल 312 के तहत बनती है। और ऐसा संकल्प कहाँ इनिशिएट किया जा सकता है, केवल राज्यसभा के अंदर ही इनिशिएट किया जा सकता है। यहाँ पे मेजोरिटी लिख लेना। फिर ये किस मेजोरिटी से पास होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 से, ठीक है ना, ये स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। और फिर ये लेटर अप्रूवल होता है पार्लियामेंट से, मतलब दूसरे हाउस से, लोकसभा से, और फिर राष्ट्रपति इस पर साइन करते हैं। और ये एक्ट तो बनेगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाने की जो बात है वो, तो देखो इसमें अपन को क्या क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत आता है ये, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। अभी जैसे आज की तारीख में ऑल इंडिया सर्विस जो है ना, केवल 3 ही है। एक तो आईएएस है, अपने आईएएस, ठीक है, एक आईपीएस है, ठीक है, और तीसरा है आईएफएस, ये है अपने फॉरेन नहीं है, फॉरेन सेंट्रल सर्विस है, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस, सॉरी इंडियन फॉरेस्ट लिखना था फॉरेस्ट, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, ये ऑल इंडिया सर्विस है। फॉरेन सर्विस जो है सेंट्रल सर्विस के अंदर आती है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस से वो होती है जिनके अंदर ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी होती है, कि आपको एक स्टेट दे दिया जाएगा, आपका पूरा सर्विस टेन्योर वहीं गुजरेगा। जैसे आईएएस में राजस्थान कैडर मिल गया यहीं, आईपीएस में मिल गया ये, फॉरेस्ट के अंदर जो स्टेट मिल गया वहीं। और सेंट्रल सर्विस में जैसे आईआरएस है, आज महाराष्ट्र में, कल वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, ऐसे। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी होती है एआईएसएल, है ना, सॉरी एआईएसएल, इसमें लिख लो साइड में, यू कैडर बेस्ड, यू कैडर। देखो पूरे भारत में तो सेंट्रल सर्विसेज भी घूमती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या है, पूरे देश के अंदर आपको कोई सा भी एक कैडर स्टेट दे दिया जाएगा। ये मत लिखो चाहे से ना, एएसएल मत लिखो आप, है ना, उसमें आप ये लिख लो ऑल इंडिया सर्विस बराबर स्टेट CADR, स्टेट कैडर होता है वैसे। राजस्थान मिल गया तो राजस्थान में ही, या आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट, 3 में ये चीज़ है। समझ गए। तो अगर ऐसी कोई नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात चलती रहती काफी लंबे समय से, तो सबसे पहले किसको एक्सक्लूसिव पावर है, रिजोल्यूशन किस में आएगा, संकल्प आएगा पहली बात तो, रिजोल्यूशन, एक्ट नहीं है कोई भी। रिजोल्यूशन आएगा कहाँ, राज्यसभा के अंदर। मेजोरिटी किस मेजोरिटी से पास होगा राज्यसभा, प्रेसिडेंट वोटिंग के 2/3 से। फिर ये जाएगा लोकसभा के अंदर, वहां भी क्या मेजोरिटी आएगी, ये प्रेसिडेंट वोटिंग का 2/3, 2 शब्द आ रहे हैं, प्रेसिडेंट वोटिंग 2/3। फिर ये हो गया, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन चौथा, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है, नॉर्मल एक्ट बन जाएगा वैसे। समझ गए। तो ये ऐसे अपन को ध्यान में रखनी है चीज, ठीक है। एक मिनट बस मैं लिख लेता हूँ मेजोरिटी,
परसेंटेज होती है। आ जाओ। तो ये अपन ने देखा न्यू ऑल इंडिया सर्विस के बारे में एक चीज़। फिर एक सीवीसी के बारे में थोड़ा सा बुक में दिया हुआ है। सीवीसी की स्थापना हुई 1964 के अंदर। वो देखो 4 6 अभी मैंने याद कराया था आपको, ध्यान हो, सत्येंद्रनाथ टैगोर 4 6 8 1864। और अपन सीवीसी की बात करें 1964, 4 और 2 6 ऐसे। ये तो आ गया ना सीवीसी के अंदर, ये 64। तो सीवीसी आगे सेपरेट चैप्टर है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपके बुक में लिखा हुआ तो यूं मैंने बता दिया। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ संथानम आयोग, भाई संथानम सत्य बोलता है नहीं बोलता है, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जांच करेगा। वो 1964 की स्थापना हुआ, संथानम कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही सीवीसी स्थापित किया गया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग। सच बोलोगे या नहीं बोलोगे, सत्य सतनाम। नेचर कैसा है, ये स्टेचुटरी बॉडी है, क्यों, क्योंकि ये एक्ट के तहत फिर इसको एक विधान 64 के अंदर तो बन गया रिजोल्यूशन से, अपने एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से, और फिर स्टेचुटरी बॉडी बनाई 2003 में एक्ट बना के। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, जबकि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पार्ट 14 मेंशन। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पार्ट 15 मेंशन ऐसे। और फर्स्ट एआरसी का नॉर्मल दिया हुआ 1966 में। भाई एआरसी से तो पहले ही बन चुका था, ये कई बार इन इवेंट्स को क्रम में चाहे तो आता है। फर्स्ट एआरसी 1966, सीवीसी 1964, पहले ही ये सीवीसी तो 1964, देन एआरसी, फर्स्ट एआरसी। ठीक है, अपने मुरारजी देसाई फिर हनुमंता वो उनके अध्यक्ष बने। तो देखो फर्स्ट एआरसी ने फिर सिफारिश दी थी कि इसको मजबूत बनाया जाए। भाई संथानम आयोग ने सिफारिश दी कि सीवीसी बनाओ, तो सीवीसी बन गया। फिर फर्स्ट एआरसी ने सिफारिश दी कि इसको जो सीवीसी बना है ना फर्स्ट एआरसी, तो इस सीवीसी को मजबूत करो। इसने तो बोला कि स्थापित करो, और फर्स्ट एआरसी ने बोला कि मजबूत करो सीवीसी ऐसे। तो संथानम आयोग 1964, फिर 1964 के तहत सीवीसी बना दी अपन ने, और फिर फर्स्ट एआरसी 1960 ने बोला इसको मजबूत करो। ठीक है, तो ऐसे करके देखो ये अपने शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर था यूपीएससी वाला, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको समझाई हैं। रिवीजन करो, ऐसे क्वेश्चन लूसेंट के अंदर आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। संघलोक सेवा आयोग करके आयोग के अंदर मिला हुआ, संघलोक सेवा आयोग ऐसे करके देखो, कंबाइंड में बार बार देखो। और फिर नेक्स्ट अपन जो अगला चैप्टर देखते हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन देखते हैं। ओके।